जय हिंद दोस्तों। पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही सवाल है कि 2023 में दुनिया के देशों का क्या होगा। दुनिया आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़ी है। अब विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि अगर अब एक और झटका दुनिया को और लगा तो ग्लोबल इकोनॉमी सीधे मंदी की खाई में गिर जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती से जूझ रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोपीय यूनियन हो या फिर वो चीन हो। इन सभी को अपनी विकास दर बढ़ाने में पसीने छूट रहे हैं। आप दुनिया को छोड़िए बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही देख लेते हैं, जहां पर आज लोगों को 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो गया है। दुनिया में इंटरेस्ट रेट एकदम से राइज हुआ है। इससे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज काफी हद तक प्रभावित हुई है। देखा जाए तो आज वैश्विक अर्थव्यवस्था एक सर्कल के अंदर कैद हो चुकी है, जिनसे बाहर निकलने का इनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। कई देशों की हालत को देखकर इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स के आंकड़ों में विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ अनुमान भी घटा दिया है। पहले जहां ग्लोबल इकोनॉमी के 3% की दर से बढ़ने का अनुमान था, वहीं अब इसे घटाकर 1.7% कर दिया गया है। 30 साल में यह तीसरा मौका होगा जब ग्लोबल इकोनॉमी की रेट इतनी कम आई है। इससे पहले 2008 की मंदी में और 2020 की कोरोना महामारी के दौर में ग्रोथ रेट इतनी कम हुई थी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकते सितारे की तरह वैश्विक पटल पर उभर रहा है। और यह बात किसी इंडियन संस्था ने नहीं कही है, बल्कि खुद वर्ल्ड बैंक ने कही है। वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना भरोसा और मजबूत किया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जहां एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमी वैश्विक मंदी की चपेट में आ रही है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था 6.9% की रफ्तार से बढ़ रही है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक, IMF और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट और बाकी दुनिया भारत के लिए क्या कह रही है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चुनौतीपूर्ण बाहरी सिचुएशन के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए 2022 और 23 के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। वहीं वार्षिक आधार पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के फर्स्ट हाफ में भारत की वृद्धि दर में 9.7% की बढ़ोतरी की है। विश्व बैंक ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल यानी कि 2023 में मंदी की कगार पर पहुंच जाएगी। अमेरिका, यूरोप और चीन सहित दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि दर कम होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं विश्व की 7 सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में और विकासशील देशों में भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2023-24 के लिए भी भारत की विकास दर 6.6% की रफ्तार से आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट में भारत के लिए कहा गया कि देश की वास्तविक GDP फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और 23-24 में 6.8% और 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। IMF के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी साल 2022 की तुलना में 2023 में बढ़कर 3.6% होने की उम्मीद है। और 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका की हिस्सेदारी घटने वाली है, यानी भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है तो ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका का योगदान कम हो रहा है। वहीं ग्लोबल बैंक मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत नंबर 4 पर पहुंच जाएगा। वहीं 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। इसके अलावा इस साल 2023 में RBI के द्वारा इकोनॉमी के संभावित आंकड़े पेश किए गए, जिसमें RBI और IMF दोनों ने 2023 के लिए 6.6% वृद्धि दर का भारत का बढ़ने का अनुमान लगाया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने इसे 6.9% आंका है। तो इन आंकड़ों से साफ है कि चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या फिर RBI हो, इन सभी के आंकड़े लगभग समान आ रहे हैं। और ये दर्शाते हैं कि विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद ही मजबूत रहने वाली है। वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में मंदी का ज्यादा असर नहीं पड़ने की भी संभावना जताई है, क्योंकि दक्षिण एशिया के कुल कारोबार में 75% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। इसलिए साउथ एशिया में मंदी की मार उतनी अधिक नहीं होगी। अगर आप भारत को हटा करके देखें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र की विकास दर 2023 में सिर्फ 3.6% और 2024 में 4.6% रह जाएगी।
और इसका कारण होगा पाकिस्तान, क्योंकि उसकी ग्रोथ रेट 2022-23 में मात्र 2% रहने की संभावना है। चैप्टर 2, भारत को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, जब हम वैश्विक समुदाय की बात करते हैं और उसके बीच में रहते हैं, तो दुनिया के बाकी देशों में जब मंदी आएगी तो भारत उससे बेअसर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। विश्व बैंक की रिपोर्ट में एक बहुत ही खतरनाक बात यह भी कही गई है कि शायद ये पहला ऐसा दशक होगा जब दुनिया 2 बार मंदी का सामना करेगी। पहली मंदी कोरोना की वजह से 2020 में आई थी और उसके बाद अभी जो स्थितियां बन रही हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कभी विश्व में मंदी की स्थिति बनती है तो भारत के लिए बाजार मुश्किल हो जाएगा। यानी हम जो सामान बनाएंगे वो वैश्विक बाजार में बिकना भी चाहिए, तो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट कम हो जाएगा। अगर भारत का एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि परेशानी तो बढ़ेगी। अभी इंपोर्ट के जरिए जो हम दुनिया से कच्चा माल उपलब्ध कर रहे हैं उसमें भी हमें कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ेगी। तो अभी के जो आंकड़े दुनिया भर की संस्थाएं भारत को लेकर लगा रही हैं वो अच्छे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ चुनौतियां भी काफी बड़ी हो गई है। और इन चुनौतियों के बीच में आने वाले सालों में इस विकास की दर को बनाए रखना आसान नहीं है। ब्रिटेन और यूरोप में मंदी दिख रही है और अमेरिका में भी हल्की मंदी की आशंका है। अमेरिका की ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड 0.5% है। दोस्तों, भले ही अमेरिका में विकास की दर कम हो और भारत में 6% से ऊपर की हो, लेकिन इन दोनों में काफी अंतर है। अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि अगर उसकी विकास दर कम होती है तो भी उसका काम चल जाता है, पर भारत के लिए कम से कम 7% की विकास दर होना बहुत ही जरूरी है। और इन चुनौतियों के बीच अगर भारत 6% की दर से भी अपनी विकास दर को बनाए रखता है तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा दुनिया में एक बड़ी चुनौती महंगाई की भी है। आज जो महंगाई हम देख रहे हैं वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से पैदा हो रही है। और भारत की विकास की यात्रा के रास्ते में महंगाई और व्यापार गाठा आज सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। एक तरफ महंगाई उपभोक्ता खपत पर असर डाल रही है तो दूसरी ओर व्यापार गाठा देश के राजस्व को कम कर रहा है। और महंगाई के कारण ही रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 2.2% बढ़ा दी है। हालांकि आरबीआई ने देश में महंगाई को कंट्रोल करने की काफी हद तक अच्छी कोशिश की है, वरना हालत तो हमारे भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हो सकते थे। चैप्टर 3, भारत इस मंदी से कैसे बचेगा। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा घरेलू बाजार पर ही निर्भर है और भारत से निर्यात बहुत ही कम है और आयात भी चुनिंदा उत्पादों तक ही सीमित है। कम इंटरनेशनल एक्सपोजर की वजह से ही भारत अन्य देशों में उथल पुथल के दौर में भी सुरक्षित रहेगा। भारत को फिलहाल में 4D पर फोकस करना होगा। पहला है डेमोग्राफिक डिविडेंड, दूसरा है डिमांड, तीसरा डेमोक्रेसी और चौथा है डाइवर्सिफाई मार्केट। यदि इन चारों का कॉम्बिनेशन देखें तो इनमें फंडामेंटली भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और जब हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि डिमांड यानी कि मांग बहुत ही ज्यादा है। अगर दुनिया भर की मंदी से भारत की एक्सपोर्ट मार्केट में फर्क पड़ता है तो कुछ हद तक इसकी भरपाई डोमेस्टिक डिमांड के जरिए पूरी की जा सकती है। दूसरी बात कि अगर रोजगार के मौके बनते हैं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड से लोगों के हाथों में पैसा जाएगा, यानी कि युवा लोगों के हाथों में भी पैसा जाएगा, तो इससे वो डाइवर्सिफाइड डिमांड करेंगे और उससे मैन्युफैक्चरर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की राह आसान होती जाएगी। और इसी चीज को इकोनॉमिक्स में कहते हैं वर्चुअल साइकिल, यानी एक अच्छे से दूसरे अच्छे का होना। और ये भारत के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के सबसे ज्यादा मौके होंगे, इंपोर्ट पर सबसे ज्यादा खर्च होता है, तो इसको रोकने के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। दोस्तों, आज ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे भारत नहीं बना सकता है। कोरोना के समय पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे हमने गरीब देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, उनको मेडिकल किट उपलब्ध करवाए हैं, और जो पीपीई किट हमारे यहाँ बनती तक नहीं थी, आज हम उसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों कर रहे हैं। इसके अलावा टूरिज्म और इंफ्रा में भी रोजगार के काफी ज्यादा मौके हैं। लेकिन भारत के लिए एक चुनौती डेमोग्राफिक डिविडेंड की है। भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर देखें तो चीन हमसे कहीं ज्यादा पॉपुलेशन वाला है, लेकिन उसने इस बढ़ती हुई युवा आबादी का सही इस्तेमाल किया। लेकिन अब आज के आंकड़ों की बात करें, जहां भारत की 45% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, तो वहीं चीन की मात्र 30% ही आबादी है। युवाओं की यह आबादी देश को सबसे बड़ा बाजार बनाती है, वर्क फोर्स को मजबूत बनाती है। वहीं इस साल भारत 142.2 करोड़ लोगों के साथ चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन सकता है। अगर देश की इस भारी भरकम कामकाजी आबादी का सही से इस्तेमाल किया जाए तो यह आर्थिक विकास की रफ्तार को तेजी से बढ़ा सकती है।
चीन में औसत उम्र 2022 में ही 40 साल से ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि भारत में 2050 के मध्य तक औसत उम्र 40 पहुंचेगी। लेकिन अगर इसी बीच कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाता है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अमीर बनने से पहले ही बूढ़े हो जाएं। आज चीन की इकोनॉमी को देखें तो वो कोरोना के चलते आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ठीक नहीं चल रही है, और इसी वजह से दुनिया की कंपनियां और इन्वेस्टर्स चीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वो एशिया में एक दूसरे बड़े मार्केट को तलाश रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब जरूरी है कि भारत कैसी बेहतर नीतियां बनाकर उन कंपनियों को अपने यहाँ निवेश के लिए आकर्षित कर सकता है। देश में एंटरप्रेन्योर्स को जमीन मिलने में काफी दिक्कतें आती हैं, हालांकि अब सिंगल विंडो क्लियरेंस का रास्ता अपनाया जा रहा है। किसी भी देश में कोई भी कंपनी या इन्वेस्टर्स की बड़ी सोच ये होती है कि वहां पर राजनीतिक और नीतियों में स्थिरता है कि नहीं, और वर्तमान समय में देश में इनमें स्टेबिलिटी बनी हुई है। इसके अलावा 2022 में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसका फायदा भी अब 2023 में मिलना शुरू होगा। वहीं इस साल उम्मीद है कि ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और कनाडा से भी ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकते हैं। चैप्टर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल इतने मजबूत कैसे हैं। आज दुनिया जब आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़ी है, तब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ इसका सामना कर रही है। इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण पिछले कुछ वर्षों में बनाई गई नीतियां हैं। कई रिफॉर्म किए गए हैं। आज भारत ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए कई सारे प्रोग्राम कर रहा है। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, बल्कि अब तो कई स्टेट्स गवर्नमेंट भी जगह जगह इन्वेस्टर्स समिट कर रही है। राज्य अपने स्तर पर निवेश का न्योता दे रहे हैं, जिसका बहुत ही अच्छा और अनुकूल असर हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज से 8-10 साल पहले हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी पीछे थे, लेकिन जो रिफॉर्म किए गए हैं उनकी बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे लाया गया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लाया गया, स्टार्टअप्स की पॉलिसी बनाई गई, पीएलए यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इन इंसेंटिव स्कीम लाई गई, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई गई, इंटरेस्ट रेट को कम किया गया, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए वन नेशन वन टैक्स यानी कि जीएसटी रिफॉर्म को लाया गया। और इसके तो आंकड़े 2022 में जब हम देखें तो दिसंबर में ही जीएसटी का कलेक्शन 1.50 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का रहा है। पिछले कुछ समय में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एसेट क्रिएशन पर सरकार का विशेष जोर रहा है, और जितना भारत इस इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करता है उसका मल्टीप्लाई रिफ्लेक्ट होता है। अगर आज 1 रुपया खर्च होता है तो 2.5 गुना विकास दर में इजाफा होता है। भारत आज यूपीआई जैसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम के चलते इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश इस मामले में काफी पीछे हैं। भारत की 140 करोड़ की आबादी में यह सुगमता से चल रहा है, और यह डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम आज वैश्विक कंपनियों व कई इन्वेस्टर्स को भारत में सुनहरा मौका उपलब्ध करा रहा है। दोस्तों, पुराने जमाने में भारत को सिर्फ एक बाजार बनाकर रखा गया था। अब पुरानी सोच बदली है, भारत की ताकत बढ़ी है। भारत अब जरूरत की हर चीज बनाने में सक्षम है। आज आप यूरोप की किसी भी कंट्री को उठाकर देख लीजिए, वो मंदी और महंगाई की समस्या से काफी ज्यादा जूझ रहे हैं। अगर देखा जाए तो उनकी एक मैच्योर इकोनॉमी हो गई है, लेकिन अब समय आ चुका है डेवलप्ड कंट्रीज वाले इकोनॉमिक्स का। और भारत के लिए तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जब दुनिया में मंदी छा रही है, तब भारत को 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता मिल चुकी है, जो कि सोने पे सुहागा जैसा है। इससे न केवल भारत एशिया को बल्कि पूरी दुनिया को एक राह दिखाने के कगार पर खड़ा है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के इन मजबूत फंडामेंटल्स पर आपके क्या विचार है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और वीडियो को शेयर करें।